इज़राइल के पीएम नेतन्याहू जी का एक टीवी का एक इंटरव्यू आया है या उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। अपने अगल-बगल उन्होंने 2 लोगों को खड़ा करके रखा है। एक बहुत स्ट्राइकिंग बात ये थी कि उसमें उन तीनों लोगों ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उनका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि अब हम सेकंड फेज़ में एंटर करने जा रहे हैं। सेकंड फेज़ क्या है और ब्लैक टी-शर्ट जो पहन करके आए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगी और इस पे चर्चा करने के लिए मैंने सूद सर को इनवाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार। है। नमस्कार। हाँ जी सर, ये हम बहुत कंटिन्यूएशन में क्योंकि ये जो वॉर है बहुत एस्केलेट करता चला जा रहा है और बहुत चीज़ें इसमें चेंज होती चली जा रही हैं। बहुत सारी नई चीज़ें ऐड ऑन्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो माइनस भी हो जा रही हैं। अभी जो नेतन्याहू का टीवी स्टेटमेंट आया है, जो मैंने अभी आपको बताया है, मैंने सबको बताया है, उसपे वो कह रहे हैं कि अब वी हैव टू प्रिपेयर एंड वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज़। तो ये नेक्स्ट फेज़ क्या है? और ब्लैक टी-शर्ट के बारे में मैं इसके बाद में पूछूँगी। पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि ये है क्या चीज़ ये? देखिए जी, इसका पहला जो रेलेवेंस क्या फेज़ है? था, हाँ, पहला जो जी। फेज़ था वो था 7 अक्टूबर में जो अटैक हुआ था इज़राइल के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने 1400 के करीब इज़राइलियों को मार दिया था, मोस्टली सिविलियंस थे। और उसके बाद इज़राइल ने काउंटर अटैक किया हमास के ऊपर, मेनली गाज़ा में। और वो जो काम था, वो अभी चल रहा था। वहाँ पे एयर स्ट्राइक की गई, बम गिराए गए, साथ में वहाँ पे मिसाइलें मारी गई, बहुत सा काम किया। और ये उम्मीद लगाई जा रही है 10,000 से ज़्यादा पैलेस्टाइन के अंदर लोग मारे गए हैं और कम से कम 1,500 से ऊपर हमास के टेररिस्ट वो मारे गए हैं, बहुत से उनके लीडर मारे गए हैं। और अब वो बात कर रहे हैं कि सेकंड फेज़ की। इसमें 2 बातें आती हैं। एक उनकी रेफरेंस है कि जो 1948 में पहली लड़ाई हुई थी इज़राइल की, उसको वो पहली लड़ाई मानते हैं और इसको कह रहे हैं सेकंड लड़ाई, सेकंड वॉर, जो अब स्टार्ट हुआ। और दूसरी बात है जो सेकंड फेज़ है, सेकंड फेज़ का मतलब है कि उनकी फोर्सेस अब ग्राउंड पे भी जा रही हैं। यानी कि ग्राउंड से वो अब हमास के ऊपर अटैक करेंगे। और पहले ही गाज़ा के अंदर इनके टैंक्स पहुंच चुके हैं, पैदल सैनिक वहां पहुंच चुके हैं और ये पूरी तैयारी कर रहे हैं गाज़ा के अंदर एंटर करने की, और उसको भी सेकंड फेज़ कहा जा रहा है। लेकिन अभी ये गाज़ा के अंदर डीपली एंटर नहीं किए, थोड़े एरिया के अंदर एंटर किया है। उसके बाद ये सोच रहे हैं कैसे अटैक किया जाए, क्योंकि इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कैसे गाज़ा के ऊपर अटैक किया जाएगा ग्राउंड फोर्सेस के द्वारा। और इनको पता है कि जब वहां एंटर करेंगे तो इनकी कैजुअलिटी हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे जो आपके हमास के लोग हैं वो इन पे छतों से अटैक कर सकते हैं, इनके शार्प शूटर बैठे हो सकते हैं और टनल से निकल के उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो उसके लिए पूरी तैयार हो चुके हैं। लेकिन ये इनका अल्टीमेट वॉर है, यानी कि इस टाइम पे इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमने हमास को खत्म करना है। और साथ में उन्होंने एक स्टेटमेंट के अंदर ये भी कहा कि हम किसी एडवर्सरी की नहीं सुनेंगे, यानी कि जो हमारे दुश्मन है या अपोजिट वाले हैं उनकी हम सुनेंगे नहीं, सुनेंगे अपने दोस्तों की, लेकिन करेंगे अपने दिल की। सुनेंगी लेकिन अपने दिल की करेंगे, क्योंकि इनके लिए इस टाइम पे इज़राइल के लिए एक इशू है सर्वाइवल का। अगर इज़राइल गलती कर गया इस बार, सांप को अधमरा छोड़ गया या कुछ सांप के बच्चे छोड़ गया, तो इज़राइल के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इज़राइल के कुछ लोगों से बात हो रही थी यहाँ पे कुछ लोगों की, उन्होंने उनसे कहा कि आप पृथ्वीराज चौहान जैसी गलती मत करिएगा। पृथ्वीराज चौहान ने जो उसके पास रेडर से गजनी था या गजनवी जो भी होगा, उसको 13 बार छोड़ दिया और 14वीं बार या 13वीं बार पृथ्वीराज चौहान खुद हार गया। यही गलती इज़राइल कर रहा था इतने साल से। अगर इज़राइल ने इनको, ये जो टेररिस्ट है इनको खत्म कर दिया होता, तो आज ये सिचुएशन ना होती। और अब इज़राइल कम से कम अब सीख गया कि अब वो गलती नहीं करेगा। जैसे हिंदुस्तान ने भी 1300 साल तक यहाँ पे इन्वेडर्स को झेला, मोस्टली मुस्लिम इन्वेडर आते थे और वो यहाँ पे कत्लेआम करते थे बच्चों का और औरतों का। क्योंकि ये जो लोग हैं टेररिस्ट हैं या मुस्लिम इन्वेडर हैं, ये किसी भी तरीके से इंसानियत को नहीं मानते, किसी वॉर के रूल को नहीं मानते, किसी भी तरीके से लड़ना नहीं चाहते, लड़ते हैं पीछे से अटैक करके। आप देखिए जितने भी टेररिस्ट हैं वो कोई बहादुर नहीं है, जैसे लोग सोचते हैं वो टेररिस्ट बड़ा बहादुर है। बहादुर तब होता है जब उसके पास गन होती है, जब गन चली जाती है तो गिड़गिड़ाता है। और जो हमास के टेररिस्ट हैं, अगर इनको ये ख्याल होता कि बड़े बहादुर हैं, दिलेरी से लड़ेंगे, तो औरतों और बच्चों के पीछे छुप के नहीं लड़ते या सुरंगों में नहीं चले जाते। और जैसे हमास के लीडर ने कहा था कि एक कि हमने इजराइल पे अटैक किया और उसके बाद हमारे लोग जो सुरंग में जाके छुप गए, क्योंकि सुरंगें उनकी सेफ्टी के लिए बनाई गई हैं। और ये जो लेडीज और बच्चे हैं उनकी देखभाल करेगा यूएन। यूएन
मतलब इनको अपने औरतों बच्चों की कोई परवाह नहीं है। और देखा जाए वैसे भी ज्यादातर आप देख लीजिए, आप पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए कि आप मुस्लिम लोग अपने बच्चों और औरतों का ख्याल रखते हैं, वो सिर्फ अपने टेररिस्टों को पालते हैं। हाँ। बिल्कुल। सर, अफ़गानिस्तान का मुझे याद आता है जब वहाँ पे अटैक हुआ था, तो जिस तरीके से अपने वाइफ़ को, अपने बच्चों को छोड़ कर के एक एरोप्लेन जो जा रहा था, उसपे किस तरीके से लटक रहे थे, सिर्फ़ मर्द वहाँ दिख रहे थे। तो ये तो मुझे लगता है इनके डीएनए में है कि बस अपने बारे में सोचो, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने परिवार के बारे में तो ये लोग सोचते नहीं हैं। देखिए मैं नंदिता, सर एक इसी जी, हाँ, जी, हाँ बिल्कुल। नहीं, इसीलिए तो देखो ना कि हमारे यहाँ पे क्या है, जी, हम पहले अपने बीवी बच्चों की सेफ्टी रखते हैं, उसके बाद खुद को देखते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। देखिए इवन आप देखिए कहीं जगह भूचाल आता है, टर्की में भूचाल आया तो जो लोग थे वहां पे, ज्यादातर हुँ, लोगों ने अपने बच्चों को सेफ्टी की। जबकि टर्की की जो लीडरशिप है, वो भी एक हुँ। टेररिज्म है। जो आपका एर्डोगन है, वो टेररिस्ट है, लेकिन टर्की के लोग उस टाइप के नहीं है, वो सुधर चुके थे। लेकिन एर्डोगन उसी टाइप के हैं कि जैसे यहाँ पे टेररिस्ट लेकिन हैं, और टेररिस्टों को है कि अपना एड्रो ख्याल रखना है, भाई बच्चे जाए भाड़ में। हाँ। लेकिन एर्डोगन तो है, वो हमास को बोलते हैं कि हमास जो टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। ये तो अभी स्टेटमेंट आया था एर्डोगन का, जिसमें बोला था कि हमास वो सपोर्ट करते हैं, बल्कि हमास को तो, जबकि हमास ही देखिए सेज कि वो टेर जी। एर्डोगन जो है ना, वो एक्चुअली हुँ, पूरा नक्शा चेंज कर रहे हैं टर्की का। टर्की बहुत, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की ने बहुत ज़्यादा चेंजेस की थी, यानी कि टोटल सिस्टम चेंज कर दिया था। पहले बड़े रूथलेस होते थे, और इन्होंने कहा कि यहाँ पे हुँ, ह्यूमन राइट्स होनी चाहिए, सब कुछ ख्याल रखा। हुँ, टर्की बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था। एर्डोगन के आने के बाद जब इसने वहाँ पे इस्लामाइजेशन स्टार्ट की, तो टर्की की इकोनॉमी भी खराब हो गई। और टर्की के जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट एर्डोगन, वो आईएसआईएस को सपोर्ट करते हैं, और इनका जो बेटा है बड़ा, उसके आईएसआईएस के साथ लिंक है। और एर्डोगन ओके। इवन कश्मीर में इंटरवीन करते हैं, और इसीलिए इनकी इकोनॉमी भी खराब हो गई। और आज ये हुँ, हमास को सपोर्ट करते हैं, इसराइल के खिलाफ। हुँ, और ये जो टर्की के प्रेसिडेंट है, इन्होंने टर्की को बर्बाद कर दिया। टर्की बर्बाद हो गया पाकिस्तान की तरह, क्योंकि इनकी पॉलिसीज इस टाइप की हैं, इनके हुँ, प्रोग्राम इस टाइप के। और इन्होंने जैसे क्रिटिसाइज किया था इसराइल को, तो इसराइल ने कहा, जैसे हमास को सपोर्ट किया, तो इसराइल ने एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहा हुँ, जो एर्डोगन है, ये सांप है, ही हुँ, इज अ स्नेक। और नेचुरली बात है, हुँ, जो हमास हुँ, को सपोर्ट करेगा स्नेक होगा, यानी कि सांप है ये। हुँ, और ये हुँ, दूसरों को भी डसते हैं, साथ में अपनों को भी डस लेते हैं। देखिए सांप का जब बच्चा होता है, सांप के बच्चे पैदा होते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी खा जाता है। तो ये जो बिल्कुल। लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, चाहे हमास के लोग हों, चाहे टर्की के लोग हों, चाहे पाकिस्तान के टेररिस्ट हों, ये सबके सब स्नेक्स हैं, जो दूसरों को डसते हैं, अपने आप को भी डसते हैं। और देखिए जब एक यहाँ पे एक एंटनी क्लिंटन की शायद जो वाइफ थी, वो गई थी एक बार पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने कहा जब अपने बैकयार्ड पे सांप पालोगे तो सांप आपको काटेगा ही ना। तो तभी पाकिस्तान को हिलेरी सांप काट रहा है। क्लिंटन ने हिलेरी क्लिंटन ने हाँ, बोला हिलरी था, क्लिंटन। हिलेरी हाँ हाँ, क्लिंटन ने वही। बोला था बात ये जाकर के कि आप अपने तो घर में सांपों को पाल रहे हो, तो हाँ। ये इनका हाल है। मैं अब थोड़ा-सा और उसपे वाइड स्प्रेड पे आऊँगी सर, कि ये वॉर जो है, इसका डायमीटर अब बढ़ता चला जा रहा है, और यमन की तरफ से अब मिसाइल्स जो है वो आनी शुरू हो गई इज़राइल के ऊपर। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए यमन के जो हाउती हाउती रेबल्स हैं, हुँ, हाउ यमन के अंदर भी जो मुस्लिम्स हैं वो शिया और सुन्नी हैं। जो हाउतीज हैं वो शिया है, और उनको ईरान सपोर्ट करता है। उन्होंने भी इस पे अटैक करना शुरू कर दिया है, इसराइल के ऊपर मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से यूएस पे डिस्टर्ब है कि वॉर स्प्रेड हो रहा है। और साथ में जो अरब कंट्रीज है वो भी डिस्टर्ब है, साथ में सऊदी अरेबिया वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि हुँ, हाउदी रेबल्स सऊदी के साथ वार लड़ रहे थे बहुत साल से। और हाउदी को यूएस ने कहा था हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें सिक्योरिटी देंगे। तो इसका सीधा असर यूएस के ऊपर पड़ता है। और जो मिसाइल आती हैं आपके हाउदीज की तरफ से, वो ओवरफ्लो हुँ, करती हैं सऊदी को, उसके बाद इसराइल में जाके गिरती है। तो कुछ मिसाइल इनकी सऊदी अरेबिया में गिर गई, क्योंकि इनकी जो मिसाइलें हैं, चाहे हमास हो हुँ, चाहे सऊदी हाउदी की रेबल्स हो, इनकी मिसाइलें कोई परफेक्ट टाइप की नहीं है। मतलब हुँ, जैसे आप सोचो कि पाइप के अंदर बना के मिसाइल बना दी, तो उससे क्या है कि इस टाइम पे सऊदी भी डिस्टर्ब है, और यूएस ने अश्योरेंस दिया सऊदी को। और सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर यूएस चले गए सपोर्ट मांगने के लिए, और हुँ, यूएस ने उनको अश्योरेंस दी कि हम तुम्हें पूरी सिक्योरिटी देंगे। और उन्होंने कुछ थर्ड मिसाइल्स यहाँ भेजी है मिडिल ईस्ट के अंदर, मेनली लगाने के लिए सऊदी के अंदर और कुछ और कंट्रीज के अंदर, साथ में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि हुँ, इनको काउंटर किया जाए। लेकिन साथ में जो आपके बाइडन बाइडन इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी है, हुँ, वो दोबारा से इसराइल चले गए।
1 नवंबर को इजराइल पहुंचे और साथ में बाकी अरब कंट्रीज में भी जाएंगे और पूरा जायजा लेंगे केस का। साथ में जितने यहाँ सिविलियंस हैं उनको कैसे सपोर्ट दी जाए, कैसे उनको बचाया जाए। मतलब यूएस इनकी सपोर्ट कर रहा है, यूएस इनके सिविलियंस को बचा रहा है, लेकिन हमास को अपने सिविलियंस की कोई चिंता नहीं है। इजराइल को चिंता है कि यहाँ पे जो लेडीज और बच्चे हैं, लेकिन हमास कहता है मरते हैं तो मरे। देखिए ये हमास का जो या टेररिस्टों का जो एक एजेंडा होता है, इनका कोई एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा है दूसरों को मारो, तुम्हारे मरे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि इनको अपने बीवी बच्चों से कोई अफेक्शन नहीं है, कोई प्यार नहीं है। सिर्फ इनको अपना सर्वाइवल है, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ऐश के लिए। हाँ, ये पता है क्या सर, मुझे लगता है कि एक ही थॉट है, एक ही सोच है, जहां पर कि चाहते हैं कि सबको खत्म कर दो जो इस्लाम को नहीं मानता है। ठीक है, खून खराबा इनके डीएनए में है। और अगर मतलब एक जस्ट अ थॉट कि अगर मानिए कि पूरे सारे जो नॉन इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, एंड में क्या होगा, सिर्फ ये लोग बचेंगे। लेकिन क्योंकि ये लोग मार काट में तो बिलीव करते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी इनके भी तो मन यही हो में रहा है अपने परिवार, बिल्कुल वही हो रहा है। ना। हाँ, अभी भी शिया तो हो रहा सुन्नी है ना। कैसे एक देखो हो गए किसको हैं। बिल्कुल। नहीं, शिया सुन्नी को नहीं, एक सिर्फ उसके लिए हुआ है, इजराइल को टारगेट करने के लिए। उसके बाकी लिए हाँ इनकी कोई जी आपस में बिल्कुल। दुश्मनी से दूर नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी बात है, किसको मार रहे हैं? सीरिया में कौन मार रहा है किसको? अपने आपस में मार रहे हैं ना। लेबनान में कौन मार रहा है बिल्कुल। इसको? आपस में मार रहे हैं वहां पे। और यहाँ पे कौन है? क्या हमास अपने लोगों की सुरक्षा कर रहा है? क्या उनका देखभाल कर रहा है? मरे तो मरे, आप छुप जाते हैं, आप अटैक करके छुप जाते हैं और लोग मर जाते हैं। कायर। फिर यहाँ पे क्या करते हैं? कायर टाइप के हैं। हाँ, तो इनकी बेसिकली यूएन को जब तक समझ नहीं आएगी या यूएन इनको टारगेट नहीं करेगा, तब तक मैं नहीं सोचता कोई सोल्यूशन हो सकता है इन चीजों का। और इजराइल का सर्वाइवल इसमें है कि हमास को खत्म करे। और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल पूरी दुनिया मानेगी। होगा। और जहां तक हम बात करते हैं गल्फ के लोगों की, गल्फ के लोग क्या क्या है, उनको हमास से डर लगता है या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से डर लगता है, इसलिए वो एक न्यूट्रल टाइप का या प्रो हमास का स्टैंड लेते हैं। अदरवाइज जब हमास के लीडर बनते हैं तो वहां पे कहा जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं कि एक और मरा, एक और मरा। तो क्योंकि उनकी अपनी सिक्योरिटी थ्रेटन होती है हमास के लोगों के जैसे द्वारा, या आपके हौदी रेबल्स के द्वारा, या आपके जो दूसरे तरीके के मिलिटेंट्स हैं उनसे। अभी तो इजराइल की भी कैजुअलिटी सामने आई है सर। ये जो अभी ग्राउंड में आ गए हैं इस समय, जो अंदर एंटर किए, तो 19 सोल्जर्स ऑफ इजराइल जो है उनकी शहादत हो गई है, वो शहीद हो गए हैं। और कुछ उसमें से बहुत क्रिटिकल भी हैं, वो अपने हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रेयर्स आर विद देम ओनली बिकॉज वी स्टैंड विद इजराइल, और हम बिल्कुल टेररिस्ट के साथ नहीं खड़े होते हैं बिल्कुल भी। लास्ट क्वेश्चन सर, हो सकता है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि ब्लैक शर्ट पहन करके ये लोग क्यों आए थे। देखो, ब्लैक शर्ट इसलिए पहन के आए कि यहाँ पे ये इस टाइम पे दुख मना रहे हैं जो इजराइल के लोग मरे और जो इजराइल के लोग मरेंगे, क्योंकि जब वार होगा तो इजराइल के कैजुअलिटीज भी होंगी। इसलिए ये ब्लैक शर्ट पहन के आए, अपने आपको दुख में दिखाने के लिए कि हम दुखी हैं जो कुछ हो रहा है। हो सकता है ये जो वहां पे बच्चे और औरतें मारी जा रही हैं उस पर भी दुखी हों, क्योंकि दुख इनको है, हमास को कोई दुख नहीं है। सिंबॉलिकली मतलब उन्होंने पहना है ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑल सेड एंड डन, ये वॉर अभी आगे चलेगा, और व्यूअर्स के साथ में मैं यही बोलूंगी कि हम लोग इसके ऊपर हमेशा हमारी नजर है, और जो भी डेवलपमेंट होगा उसको लेकर हम सूद सर के साथ में जरूर आएंगे। और सूद सर जो इंसाइट्स देते हैं, जो अपना बताते हैं किस तरीके से उनका जो एनालिसिस होता है, दैट इज सुपर्ब। और प्लीज ट्यून इन हमारे साथ में, जितनी बार भी हमारा वीडियोस आते हैं उनको आप जरूर देखिए, और अपने कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये जो हमारी एक पहल है, या हमारा जो एक ट्राई है, इसको ट्राई बोलते हैं ना शायद, तो वो आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच सूद सर। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।